सूक्ष्म जीवाणु का ज्ञान है। दिमाग में से खाद निकाल दीजिए। 12,500 साल का इतिहास है खेती का विश्व स्तर पर। गोबर खाद पर आधारित गो आधारित खेती का उद्यम कहां होगा? अफ्रीका में हुआ, भारत में नहीं हुआ। ये गोबर खाद का चलन, जिसको परंपरागत खेती कहते, वो अफ्रीका में पैदा हुआ, विकसित हुआ, भारत में नहीं हुआ। वैज्ञानिक प्रमाण है। मानव की निर्मिति अफ्रीका में हुई। जब मैं अफ्रीका में देखा, अरे गाय गाय कितनी हजारों लाखों गाय, हमारी नस्लें अफ्रीका में। क्योंकि 14 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका का हिस्सा था। सोमालिया और केनिया के पास हम भारत अपना अफ्रीका से जुड़ा था, तो गाय वहां सब एक साथ। जब आप भारत की प्लेट उपमहाद्वीप की अफ्रीका प्लेट में इसमें थोड़ा एक दरी निर्माण हुई, तो सारा लावा ऊपर आने लगा। हजारों साल, लाखों साल कोई वेस्टर्न घाट बना। इतना ज्वालामुखी हुआ, स्फोट हुआ बहुत ऊंचा, जिससे वो अफ्रीकन प्लेट से भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट टूट गई और 33 सागर में एक साल में 1.5 सेंटीमीटर खिसकती 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 यूरोएशिया के प्लेट के साथ भिड़ गई और भिड़ंत से हिमालय की निर्मित। हिमालय नया पर्वत। इसका मतलब है जो नस्लें हमारे पास है वो अफ्रीका में भी है, विशाल मात्रा में। अर्थात बायोगैस से जितने भी तकनीक आ गए हैं, चाहे रासायनिक कृषि हो, गो आधारित कृषि हो, जैविक कृषि हो या अन्य तकनीक, हर एक ने कहा कि गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, रासायनिक खाद, अन्य खादें डालना ही पड़ता है, क्योंकि खाद जड़ों का खाद्य है, भोजन है। जो भी है उसने कहा खाद भोजन है, जड़ों का डालना ही पड़ता है। चाहे गो आधारित वाले भी वही कह रहे हैं कि गोबर खाद डालो, कंपोस्ट डालो, वर्मी कंपोस्ट डालो, बायोडाइनिक डालो, सब वही कह रहे हैं। मानव के इतिहास में सुभाष पालेकर पहला किसान है, बोल रहा है कोई भी खाद किसी जड़ का खाद्य नहीं है, डालने की आवश्यकता ही। कोई खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है, भोजन नहीं है, डालने का सवाल ही पैदा न होता। ये सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं। गुमराह किया अभी तक इन लोगों, अभी भी कर रहे हैं। भूमि कुपोषित है, सुपोषित करने के लिए खाद डालो, अच्छा जेब कटने के लिए किसानों की। तो दिमाग में से खाद निकाल दीजिए। एक सत्य को स्वीकारे, कोई भी खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है, भोजन नहीं है। क्योंकि 98% शरीर कैसे बनता है? हवा, पानी और सूर्य से बनता है। और जो 1.5% ये अपने आप कहां से आते हैं? भूमि से ऊपर आते हैं। केशाकर्षण शक्ति, जड़े और देशी कीटों। मानव की कोई भूमिका ही नहीं है। दिमाग में से खाद निकाल दीजिए, दिमाग में से खाद निकाल दीजिए। एक सत्य को स्वीकार कीजिए कि खाद चाहे रासायनिक हो या जैविक, किसी भी जड़ का भोजन नहीं है, डालने की आवश्यकता नहीं। इस सत्य को स्वीकार। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया विषय? साथियों, आज जब हम इस मॉडल की बात कर रहे हैं, पालेकर खाद्य जंगल पंचस्तरीय मॉडल, क्या नाम है उसका? पालेकर रखना ही पड़ता है, नहीं तो चोर डकैत यहां उचक के बैठे जो अपना नाम लगा दे। ये बदमाश है, देश विरोधी है।
पालेकर खाद्य जंगल पंचस्तरीय प्रारूप नए मॉडल। देखिए गट डाउन नाश्ता किया ना आपने? हाँ, डट के किया तो डट के लिखना है। देखिए पालेकर खाद्य जंगल पंचस्तरीय मॉडल। पालेकर खाद्य जंगल पंचस्तरीय मॉडल खड़ा करने के अनेक उद्देश्य हैं। खड़ा करने के अनेक उद्देश्य हैं। There are so many causes to erect this 5-layer particle model here, 5-layer polish model. नंबर 1, किसान परिवार का किसान परिवार की संपूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। किसान परिवार की संपूर्ण आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस प्राप्त करना। नंबर 1। इसमें भोजन सामग्री मकान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, भोजन सामग्री मकान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, कपड़ा सामग्री, हम कपास लेंगे, उसमें हमारा कपड़ा भी हम पैदा करेंगे, और अतिरिक्त भोजन हमारे परिवार के खाने के बाद जो बचता है वो भोजन जो जल मुक्त होगा, which will poisonless, जल मुक्त होगा, पोषण मूल्य से संतृप्त होगा, हाईली न्यूट्रिशियस, और औषधि होगा, मेडिसिनल, और औषधि होगा मेडिसिनल, वो सभी उपभोक्ता को उपलब्ध करना, वह सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करना। To give available this poison-free, nutritious and medicinal food to urban people, urban consumers. नंबर 2, भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के 6.5 लाख ग्राम आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। भारत के 6.5 लाख ग्राम गांव आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। 6.5 lakh villages
in India should become the self-reliant, then the nation will become self-reliant. क्योंकि 6.5 लाख देहात माने देश, क्योंकि 6.5 लाख देहात ग्राम माने देश। देश की संस्कृति, सभ्यता, culture and civilization of India is existing in the rural area, rural economy. आत्मनिर्भर भारत माने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई नहीं, शहर नहीं। आत्मनिर्भर भारत माने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बड़े बड़े शहर नहीं, हैदराबाद नहीं, बेंगलोर नहीं, कानपुर नहीं, लखनऊ नहीं, अहमदाबाद नहीं, गांधीनगर नहीं, मुंबई, पुणे नहीं। मैं आपको बताता हूँ, because it is very essential to clarify everything. Otherwise, there will be more confusion in your mind. देखिए, लिखा क्या? देखिए लिखा, किसने लिखा? नहीं लिखा। आपको लोकसभा में भेजूंगा। ग्रामीण क्षेत्र का विकास माने खुशी का विकास, ये समझ में आते आप? बिना खुशी विकास ग्रामीण विकास नहीं। ग्रामीण विकास की जब जब भी बातें हमारे कान पर आती है, चर्चा हम सुनते हैं प्रसार माध्यमों में, तब तक दो नाम हमारे सामने आते हैं। एक है माननीय श्री अन्ना हजारे जी, दूसरे पोपटराव पवार। माननीय श्री अन्ना हजारे जी के बारे में मेरे मन में बहुत ही श्रद्धा है। वर्षा जल संग्रहण का अद्भुत काम उन्होंने किया है, जो दुनिया में कही आदर है। उनके गांव राजेगंज सिंधी को पूरी दुनिया में आदर्श गांव कहा जाता है। सही बात है? सही बात है। सवाल है, वाकई वो आदर्श है क्या? आदर्श गांव की परिभाषा क्या है? आदर्श गांव की एक ही परिभाषा है, गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, शहर का पैसा गांव में। सरकार की सारी योजना एक ही गांव में, राजेगंज सिंधी में, यूरे बाजार में। उद्योगपति का सीएसआर फंड एक ही गांव में, देशी विदेशी फंड के जिसका पैसा एक ही गांव में। बहुत ही सुंदर सड़कें, ग्राम पंचायत ऑफिस, क्या बात है, पॉश, 3 नदी, बहुत बढ़िया दवाखाना, बहुत बड़ी पाठशाला, गोदाम, सब कुछ बहुत बढ़िया, पीने का पानी शुद्ध, दवाखाना बहुत बढ़िया, सब कुछ नंबर 1। आदर्श ग्राम, आदर्श ग्राम। किसके लिए ये सब आप कर रहे हो? किसके लिए? जिसके लिए कर रहे हो वो गांव छोड़कर भाग रहा है। वो आदर्श गांव का किसान का लड़का बाप को बोलता है, मैं शहर में जाकर नौकरी करूंगा, बर्तन मांजूंगा, लेकिन खेती नहीं करूंगा। किसके लिए? ये विकास किसके लिए? इनको विकास की परिभाषा मालूम थी।
हर गांव में एक भी किसान का लड़का दिखाइए जो बोलेगा मैं खेती करता हूं, कुछ अपवाद छोड़कर। सारे बाप माँ बाप को कहते हैं मैं खेती नहीं करूंगा, मैं वहां झुग्गी झोपड़ी में रहूंगा, हमारी करूंगा, बर्तन मांगूंगा, लेकिन खेती क्योंकि मालूम है खेती माने कर्ज के नीचे दबकर आत्महत्या करना ही पड़ेगा। और मेरी शादी तो होगी नहीं, क्योंकि कोई लड़की का बाप अपनी लड़की किसान के लड़के को देने के लिए तैयार ही भी नहीं है। वो लड़की बोलते हैं मर जाऊंगी कुमारी, लेकिन इसके साथ शादी नहीं करूंगी। अच्छा, यहाँ बैठी हुई छोड़कर क्या हमारा बेटा ऐसे रहेगा? दुनिया सामाजिक समस्या है, लेकिन लोकसभा में विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? जिस गांव का विकास आप कर रहे हो, गांव का युवा भाग रहा है, ये विकास किसके लिए? मेरा सवाल है, मेरा सवाल है। आपके गांव में बाहर का सारा पैसा आ रहा है और बहुत ही सुंदर आदर्श गांव बन रहा है, लेकिन गांव का पैसा तो लाखों करोड़ बाहर जा रहा है। आदर्श गांव का किसान बीज बाहर से खरीद रहा है, खाद बाहर से कर रहा है, दवा ट्रैक्टर सब कुछ बाहर से खरीद रहा है, और करोड़ों रुपए गांव के बाहर जा रहा है। चप्पल खरीद रहा है, कपड़ा खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है, कॉस्मेटिक्स खरीद रहा है, सब कुछ खरीद रहा है, तो गांव का पैसा करोड़ों रुपए बाहर जाता है। ये आदर्श गांव कैसे हो सकता है? बाहर का पैसा आकर विकास हो गया, लेकिन गांव का पैसा इससे कई गुना ज्यादा बाहर जा रहा है। तो आदर्श गांव मैं नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इस आदर्श गांव को आदर्श। आत्मनिर्भर ग्राम माने आत्मनिर्भर कृषि, और आत्मनिर्भर कृषि माने आत्मनिर्भर किसान। किसान जब आत्मनिर्भर बनेगा तो कृषि आत्मनिर्भर बनेगी, और कृषि आत्मनिर्भर बनेगी तो गांव अपने आप आत्मनिर्भर बनेगा, और 6.5 लाख गांव जब आत्मनिर्भर बनेंगे देश अपने आप बनेगा। क्योंकि निर्मिति खेती में है, निर्मिति शहरों में नहीं है। शहर में चलन का व्यवहार है, बाकी कुछ नहीं है। खेती में एक दाना डालिए, ज्वार का 250 दाने मिलते। निर्माण है, सृजन है, नव निर्माण है, क्रिएशन। अरहर का एक दाना डालिए 5000 दाने मिलते हैं। नव निर्माण है, कृषि में सृजन है, क्रिएशन। शहरों में नव निर्मिति नहीं है, शोषण है, रूपांतरण क्रिया है। शहरों में कोई व्यापार होता है, तो कारखाने होते हैं। कारखाने में किसी यंत्र में 100 किलो कच्चा माल डालिए, बाहर निकलने की वस्तु 100 किलो की नहीं होती, 95 किलो की होती। घट है, जहां घट है वहां नव निर्माण नहीं है, विकास नहीं है। ख्याल में रहे, देश का विकास करना है तो कृषि को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। अरे आज की नीतियां वो नहीं है, आत्मनिर्भर बनाने की नीतियां किसी भी सरकार की नहीं है। ओ क्या बोलता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, वो आधारित कृषि। हमें कुछ करना पड़ेगा। व्यवस्था परिवर्तन का साधन सत्ता कभी नहीं बनी, इतिहास साक्षी है। इतिहास जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया वो खत्म हुई, व्यवस्था और बलवान हुई, शोषण का व्यवस्था परिवर्तन का पहला प्रयास युवा श्री कृष्ण ने किया। उनके मृत्यु तक चला, मृत्यु के बाद उनके ही यादव कुल में क्या हुआ? क्या हुआ? झगड़े हुए और यादव वंश उनके सामने प्रभु रामचंद्र को गंगा प्रवेश करना पड़ा। चली गई क्योंकि गांव वाले बोल रहे थे कि रावण के पास नहीं, बेटे बाहर
पत्नी बात, अरे कितना पीड़ा, कितना दुख, कितना सहन करना पड़ा, आखिर में शरयू नदी में प्रवेश करके। बड़े लोगों का दुख बड़ा होता है, हमको नहीं दिखाई। दूसरा प्रवास पैर जो किया गौतम बुद्ध ने किया। राष्ट्रपुत्र था, वो देख रहा था शोषण है, पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, उसको हटाने का काम अपने राजा के रूप में उन्होंने किया। बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहे और निर्णय लिया सत्ता व्यवस्था परिवर्तन का साधन नहीं होगी, सत्ता छोड़ना ही पड़ेगा, और सत्ता को छोड़ दिया और महात्मा बन गया, बड़ा आंदोलन चल गया। सत्ता व्यवस्था परिवर्तन का साधन नहीं हो सकती, ये निश्चित है, इतिहास साक्षी। वही प्रयास गांधी जी ने किया व्यवस्था परिवर्तन का, लेकिन गांधी जी ने एक दोष किया, गलती की। सत्ता के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया कि मेरे शिष्य आएंगे, स्वतंत्रता मिलने के बाद मेरे शिष्य जो मैं कहूंगा वही करेंगे। उल्टा, ठीक उल्टा हुआ। जब भी सत्ता मिली, स्वतंत्रता हमें मिल गई, गांधी जी को हटा दिया और उनके शिष्यों ने वही कैपिटलिज्म, पूंजीवाद सामने लाया, ठीक गांधी की विरोध में। क्यों? गांधी जी ने एक ही गलती की थी, व्यवस्था परिवर्तन सत्ता के माध्यम से प्रयास किया था, इसलिए अब सफल हो। आज पूरे दुनिया में गांधीवाद किसी भी गांव में नहीं है, किसी भी गांव में। वही प्रयास कार्ल मार्क्स ने किए थे। आज कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद दुनिया में कहीं भी उपस्थित नहीं है, क्योंकि उसने भी सत्ता के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया। पहला प्रयोग रशिया में किया और उन्होंने कहा था कार्ल मार्क्स ने कि क्रांति किसान करेगा, उल्टा हुआ, किसानों को मारा गया और कामगारों को क्रांति। उल्टा किया, उल्टा। उन्होंने स्वामित्व अधिकार को नकारा कार्ल मार्क्स ने, वो तो भगवान के अधिकार है, ये बहुत बड़ी गलती थी। साम्यवाद लाया, सब समान, कपड़े समान, सब समान, यानी प्रकृति के विरोध में। प्रकृति में जैव विविधता है, समानता नहीं है, समानता नहीं, इसलिए वो असफलता। जयप्रकाश नारायण ने भी वही प्रयास किया व्यवस्था परिवर्तन का, लेकिन उन्होंने भी गलती वही की कि सत्ता के माध्यम से प्रयास किया। जनता दल आएगा, मेरा सपना पूरा कर गया, जनता दल चुन के आया, वो जिसे बंदरगाह बन गए और जयप्रकाश को बाजू में हटा दिया और कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाया। इतिहास साक्षी है, सत्ता व्यवस्था परिवर्तन का साधन नहीं बनेगी, हमें ही करना होगा। समांतर व्यवस्था हमें खड़ी करनी होगी, हमारी व्यवस्था जो किसी के विरोध में नहीं होगी, जो किसी के विरोध में नहीं होगी, अहिंसक होगी, संवैधानिक होगी। और वो कर सकता है जन आंदोलन, वो कर सकता है। तो हमारा उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर किसान परिवार, आत्मनिर्भर देश। यहां तक समझ में आ गया? देखिए नंबर 2, नंबर 3, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि आपका ख्याल है अथवा नहीं। सब लोग सवाल में बैठे हैं, ऐसे बैठ रहे क्या सवाल में पूछने वाले। नंबर 2, जैव विविधता ईश्वरीय व्यवस्था का स्थायी भाव है। जैव विविधता ईश्वरीय व्यवस्था का स्थायी भाव है। ईश्वरीय व्यवस्था होने वाले घने जंगल में, प्रकृति में, ईश्वरीय व्यवस्था होने वाले प्रकृति माने यानी घने जंगल में पंचस्तरीय व्यवस्था होती है। पंचस्तरीय व्यवस्था होती है।
पहला स्तर विशालकाय महावृक्ष, पहला स्तर विशालकाय महावृक्ष। पहला स्तर उस महावृक्ष के नीचे पेड़। दूसरा स्तर उस महावृक्ष के नीचे पेड़। कश्यप भाई, हमारा काला रंग ही काफी है। आखिर में आपने भी स्वीकार किया, बोले लोगों ने। हम काले हैं तो क्या है, दिल वाले हैं, भोले वाले हैं। यह पहला स्तर है, ये पंचस्तरीय ईश्वरीय व्यवस्था। यह महावृक्ष, a big tree, first stage, first layer, दूसरा है पेड़, मीडियम ट्री, सेकंड लेयर, तीसरा है झाड़ी माने झुड़ुप, बुश, थर्ड लेयर, चौथा लेयर है प्लांट्स, पौधे, विभिन्न ऊंचाई के पौधे, प्लांट्स, इसको हर्ब्स कहेंगे हम। द फोर्थ लेयर, और पांचवी है भूमि के सतह पर फैलने वाली बेल। क्रीपर्स, फिफ्थ लेयर, ईश्वरीय व्यवस्था वाली प्रकृति में पंचस्तरीय पंचस्तरीय व्यवस्था होती है, जिसकी आवश्यकता नहीं। बिजली क्यों बना रहे हो, बात कर रहे हो, कोई पंखे की आवश्यकता है? पहला लेयर महावृक्ष, उसके नीचे पेड़, उसके नीचे झाड़ी, झुड़ुप, बुश,
उसके नीचे पौधे, उसके नीचे भूमि की सतह पर फैलने वाले पेड़। लिखिए, महावृक्ष के पत्ते, महावृक्ष के पत्ते खुले धूप में खाद्य निर्मित करते हैं। महावृक्ष के पत्ते खुले धूप में खाद्य निर्मित करते हैं। उस धूप की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ सोलर लाइट धूप की तीव्रता प्रखरता 10,000 से लेकर 12,000 फुट कैंडल होती है। कड़ी धूप की तीव्रता intensity of the high density solar light 10,000 to 10,000 foot candle उनको सहन होती है, तीव्रता सहन होती है। प्रखर प्रकाश में भी वो अपना काम जारी रखते हैं। इनके साथ और कौन कौन है? लिखिए, गन्ना, खुली धूप में काम करने वाले फसलें। लिखिए, ग्रामीणी परिवार के सदस्य, एक अदद घास वर्गीय फसलें। ग्रामीणी परिवार की एक अदद घास वर्गीय फसलें, जिसमें गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, धान, झंगोरा, मंडुआ, कांगनी, कोदो, कुट्टी और अन्य सभी मिलेट्स और घास। इनके पत्तों को खुली रोशनी चाहिए। कड़ी धूप